हेलो मित्रों, स्वागत है फिर एक बार डीएस स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। आइए हम लोग देखते हैं कल होने वाले विज्ञान के प्रश्न 10th क्लास से बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह शुरू करते हैं। देर नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं। जीवाश्म क्या है, जैव विकास के विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक ना। तो याद रखिए, मृत जीवों के अवशेष, चट्टानों के पर के चिन्ह एवं उसके सांचे, ये शरीर के छप जो हजारों साल पूर्व जीवित थे, इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में कई बातें बताते हैं, जैसे कौन से जीवाश्म नवीन है, कौन से पुराने हैं, कौन से स्पीशीज हैं विलुप्त हो गई हैं, ठीक ना। याद रखिएगा इसका। मानव वृषण के क्या कार्य है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव में वृषण क्या करे, मानव में वृषण क्या करे, उत्तर लिखेगा। वृषण कोष में स्थित होता है। स्थित वृषण जो होता है वृषण कोष में स्थित है। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण नर जननांगों का अहम हिस्सा है। वृषण द्वारा अतिरिक्त लक्षणों को भी नियंत्रित करता है, ठीक ना। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन शुक्राणु का पोषण प्रदान करते हैं। इसका अतिरिक्त ये स्राव ही शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायता करता है, ठीक ना। ऋतु स्राव क्यों होता है, तो देखिएगा, अंडाणु का निषेचन शुक्राणु द्वारा होता है। ऐसा न होने पर अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। इसके पश्चात गर्भाशय की मोटी तथा स्पंजी दीवार टूटकर रक्त और म्यूकस में बदल जाती है। यह स्राव मादा योनि के स्तर साबित होने जाते, इसे ऋतुस्राव कहा जाता है। हर माह होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, पुष्प के अनुदैर्ध्य काटकर माह के चित्र में 5 रंग में पूछा जाएगा ना। गर्भनिरोधक कौन कौन सी विधियाँ होती है, याद रखिएगा। तो गर्भनिरोधक विधियाँ निम्न है। अवरोधक विधि, इन विधियों को शरीर के बाहर अर्थात ऊपरी त्वचा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर के लिए कंडोम, मादा के लिए मध्यपट। इस शुक्राणु के को मादा का अंड है ना, अंडोम से नहीं मिलने देती, ठीक ना। याद रखिएगा। शुक्राणु एवं प्रोस्टेट की ग्रंथि क्या भूमिका है, तो शुक्राणु एवं प्रोस्टेट ग्रंथि नर में होती है। शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होते हैं, नर में होते हैं तथा इनका स्राव शुक्राणुओं का पोषण देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक द्रव स्रावित करती है। उसी स्राव के मध्य शुक्राणु मादा जनन तंत्र में स्थानांतरित होते हैं, अतः जनन क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण नर ग्रंथि है, ठीक ना। याद रखिएगा। यौन आरंभ के समय लड़के में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो यौन आरंभ के समय में परिवर्तन दिखाई देते हैं। जनांगों के पास बाल आना, ठीक ना। वक्षों का आकार में वृद्धि होना, रज्जु स्राव का शुरू होना। याद रखिएगा इसको। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है, तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क में रज्जु के हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु टहलना मस्तिष्क द्वारा सोची समझी जाती है, ठीक ना। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम ऐसे लगता है ना, बहुत कम जो है एम लगता है, जबकि परंतु टहलना एक सूचना को पेशियों के पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है। ये गलती से लिख दिया गया, बहुत कम समय लगता है, परंतु टहलना एक सूचना को पेशियों तक पहुँचाने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। याद रखें। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स क्या होता है, अंतर्ग्रंथ में 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटी खाली स्थान होता है। विद्युतीय तरंगों के रूप में जानने वाला तंत्रिका एक रसायन को स्रावित करता है जो खाली स्थान की दरों में आ जाता है। इसी प्रकार अंतर्ग्रंथ को पार करके रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाता है, ठीक ना। मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को रक्षा करता है, याद रखेगा। पश्च मस्तिष्क, अमन मस्तिष्क, ठीक ना। हमें गर्भवती गंध का पता कैसे लगाते हैं, विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क के कुछ केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। ग्रंथ के लिए भीतीय पाली होती है, ठीक ना। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क क्या भूमिका है, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है, ठीक ना। याद रखेगा, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। स्थापित प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेती है। पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन पादप विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं, जो पादप की वृद्धि एवं अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करने पादप हार्मोन कहते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कहते हैं। जंतुओं में विशेष ग्रंथियों में कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। यह हार्मोन रासायनिक समन्वय करते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों जाती है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचयन को थायराइड ग्रंथि नियंत्रिथ करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्स से नमक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। याद रखिए। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो शरीर में अनुक्रिया होती है। क्या अनुक्रिया होती है,
तो एड्रेनलिन के रक्त में स्रावित होने से हृदय में तीव्रता धड़कता है, हमारी मांसपेशियों बढ़ जाती है, तो श्वसन भी दर भी बढ़ जाती है। मधुमेह कुछ रोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? याद रखिएगा, मधुमेह कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है? तो रक्त में बढ़ी हुई शर्करा को नियंत्रित करने हेतु इंसुलिन दी जाती है। यह हार्मोन इसे नियंत्रित करता तथा यह हमारे अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्थापित होता है। मधुमेह के रोगियों का इसका स्राव कम होता था। इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे वितरित किया जाता है? पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित होता है। क्षुद्रांत में हजारों सूक्ष्म अंगुली नलिमा बिलाई होती है, इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से अवशोषण बढ़ जाता है और यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंच जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार प्राप्त है? वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ले ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है, तो वह जल में मिला होता है, अतः जलीय जीव इन मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफी गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाएं, ठीक है ना। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाएं। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, एक जल विरोधी, दूसरा जल रागी। जल विरोधी सिरा कपड़ों में लगे मैल के साथ चिपक जाता है, परंतु जल रागी सिरा जल के अणु से चिपक जाता है। इसी क्रिया के कारण झाग निर्मित होते हैं। इस झाग से साबुन के अणु एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित होते हैं। ध्रुवीय भाग COONA+ होता है, ठीक ना, याद रखेगा। समझाती है सरणी किसे कहता है, ठीक है ना, इसका उदाहरण समझेगा। कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला इसमें हाइड्रोकार्बनों का एक प्रकार का प्रक्रियात्मक बर्फ स्थापित होता है, उससे समझाते हैं सरणी कहते हैं। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे कार्बनिक जैसे यौगिक जिसमें सदा CH2 का अंतर आता था, एक ही प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उसे समझाते हैं सरणी कहते हैं, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड को नाम लिखे। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण में जल प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। आघातवर्धकता में तन्यता से क्या अभिप्राय है? आघातवर्धक धातुओं का वह जिससे उनके हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धकता कहते, याद रखेगा। सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर पतली तार बना सकते, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। मिश्र धातु क्या है? किस धातु का अन्य धातु से या धातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इन्हें पिघली अवस्था में रहकर प्राप्त किया जाता है। धातुओं का संक्षरण रोकने की विधियों को लिखे, है ना। वायु तथा धातु के बीच रोधी का पदार्थ लगाकर धातु का संक्षरण रोका जा सकता है। यह पेंट, वार्निश, स्टील, कॉपर, क्रोमियम, निकल विद्युत लेपन करके किया जाता है, ठीक है ना। इस, है ना, उत्सर्ग विधि द्वारा देखिए, इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को चढ़ाकर धातु का संक्षरण रोका जा सकता है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण यानी एसिड लेपन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में पीएच क्या मतलब 5 अंक में पूछा जाएगा, याद रखेगा। हमारे दैनिक जीवन में पीएच क्या मतलब है? हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। मिट्टी के पीएच की प्रकृति अम्लीय होती है, तो फसल के अनुकूल नहीं होती है, ठीक ना। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। मुंह का पीएच मान 5 से कम होता है, दांतों का क्षय हो जाता है, ठीक ना। हाँ, मुंह का पीएच मान का बात कर रहे हैं, पीएच मान, ठीक ना। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के निर्माण कैसे होता है, इसका 3 उपयोग लिखे। शुष्क बुझा हुआ चूना CH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है ना। CaOH2 Cl2 प्रभावित कर CaOCl2 H2 बन गया। विरंजक चूर्ण का उपयोग देखेगा। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजक, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में एवं साफ सफाई में इसका उपयोग होता है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक रूप में, पीने वाले जल को, है ना, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक रूप में इसका उपयोग होता है। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग रखेगा, ठीक ना। धोने के सोडा का उपयोग देखेगा। धोने वाला सोडा का 2 उपयोग देखेगा, ठीक ना। धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम जैविक उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता घटाने में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग देखिए, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाले चीज मुलायम, स्पंजियम, है ना, खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण पेंट में अम्ल की मात्रा को स्थिरता उदासीन करके
राहत पहुंचाने का काम करता है। इसका उपयोग जो है खाने को शीघ्रता से पकाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है ना, संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो जाती है तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण को संतुष्ट करने के लिए संतुलित करना आवश्यक होता है। श्वसन को ऊष्मक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है एक प्रकार की ऊष्मक्षेपीय क्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट को टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि ऊष्मक्षेपीय क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है इसलिए इसे श्वसन को ऊष्मक्षेपीय क्रिया कहता है। ठीक है ना। अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? कम उपयोग, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तु का उपयोग करना चाहिए, जैसे बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद कर देना, खराब नल की मरम्मत करना ताकि जल व्यर्थ में न टपके। ठीक है ना। पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, धातु की वस्तुओं को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए बल्कि इसका उपयोग करना चाहिए। पुनः उपयोग या पुनः उपयोग चक्रण से भी अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें कुछ भी ऊर्जा व्यय होती है, इसमें हम किसी वस्तु का उपयोग बार बार कर सकते हैं। ठीक है ना। 5 अंक में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। पारितंत्र में अपमार्जन की क्या भूमिका है? जीवाणु तथा कवक आदि सूक्ष्म जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है ना। ये पदार्थ मिट्टी को अवशोषित लेती है, अतः सूक्ष्म जीव पुनः चक्र में सहयोग करते हैं, पर्यावरण गंदगी से बचाते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत वे होते हैं जो प्रत्येक अंक आयतन तो प्रत्येक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जो आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण आसान, परिवहन हो, सस्ता हो, जलने पर प्रदूषण न फैलाए। सेम वही उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? दहन के प्रत्येक अंक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो, जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न न करे, इसका ज्वलन ताप अधिक हो। ठीक है ना, याद रखिएगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली घूमने की दिशा फ्लेमिंग वामहस्त नियम के अनुसार होती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? विद्युत मोटर विभक्त वलय के दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है ना। दिक् परिवर्तन एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देती है। ठीक है ना, याद रखेगा। दो चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को प्रचित क्यों नहीं करते? दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रचित नहीं करते क्योंकि यदि काटेगी तो उसकी 2 दिशाएं हो जाएंगी। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जो कि संभव नहीं है। जरा दूरदृष्टिता क्या है? इसे दोष के क्या कारण, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव के नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का एक या निकट ये बिंदु दूर हट जाता है, इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इन्हें पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई होती है। यह दोष पक्षवायु पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसे द्विफोकल लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है, बाइफोकल लेंस कहा जाता है। ठीक ना, याद रखेगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक ना, याद रखेगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तन निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आंखों में प्रवेश करने वाले तारों का प्रकाश निरंतर रूप से अपवर्तन के कारण घटता बढ़ता रहता है। इसी कारण तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम है। ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं। जो प्रकाश किरणें ग्रहों से आती है उनमें अपवर्तन नहीं होता है। निकटता और प्रकाश का भंडार के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तारे टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुंचती है तथा इसके पश्चात हमारी आंखों तक कम तरंग के प्रकाश के अधिकतर भाग वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकटित हो जाता है। इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती है, अतः हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को नीला जो है क्या अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? आकाश बताइए। अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष क्षेत्रों का आकाश जो है काला दिखता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक बिंदु दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता होता है। अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश जाता है, किस माध्यम में प्रकाश के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं? याद रखेगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखें। परावर्तन को आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। स्नेल के नियम को लिखें।
जब प्रकाश किरण के दो माध्यमों की सीमा पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह का अनुपातिक नियतांक स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऊपर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब प्रकाश किरण के दो माध्यमों के सीमा पर तल पर तिरछी आपतित तो आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह का अनुपातिक नियतांक होता है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रति बना सके। अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्तित प्रति बनाता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में परिवर्तित कह देते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सदैव सीधा प्रति बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा बनाता है जिससे दूर से ही वस्तु नजर आ जाती है। वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं।